चलो बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया अपन ने। ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आधुनिक काल पढ़ रहे थे और अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे आधुनिक काल में नगेंद्र वाली पुस्तक से। ठीक है। वो हम पढ़ रहे थे ऑडियो वाली क्लास में। लेकिन अभी जब काफ़ी सारे लोगों का जब अच्छा रिस्पॉन्स आया है और लोगों को लगता है कि ऑडियो क्लास में हम उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं यूट्यूब पे जब ये वीडियो अपलोड होती है तो इसलिए फिर आज से हम इसको वीडियो क्लास में भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो साथी मुझसे रोज़ जुड़े हैं उनको पता है कि हम शुक्ल जी की क्लास को एक एक लाइन के साथ पढ़ रहे हैं, प्रॉपर एक एक लाइन पढ़ रहे हैं अच्छे से समझ के। तो शुक्ल जी का जो इतिहास है उसको तो हम पूरा पढ़ेंगे और पूरी तरह से उसको अपलोड करेंगे। पर देखिए नगेंद्र जी वाला जो साहित्य है वो सब आपकी डिमांड पे पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको भी पता ही ये चीज़ कि ठीक है, थोड़ा सा आपका ठीक है ना, आवाज़ सभी को ही नहीं आ रही है, आपको ही नहीं आ रही, मुझे बताइए एक बार। आ रही है सबको? बहुत बढ़िया। टेलीग्राम पे फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे बता देना कुछ ज़्यादा अगर आवाज़ चली जाए तो आपको पता है कि अपन नगेंद्र वाली जो पुस्तक है वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी मोटी पुस्तक है पहली बात तो। और जब हम शुक्ल जी का इतिहास पढ़ लेते हैं और खुद के लिखे हुए नोट्स पढ़ लेते हैं तो फिर नगेंद्र सिर्फ इतना सा इम्पोर्टेंट बच जाता है कि कुछ विशेष कालखंडों की प्रवृत्ति है, क्योंकि जो इसका इंडेक्स दिया हुआ है ना, इंडेक्स देखना आप नगेंद्र का, वो बहुत शानदार है। ठीक है ना। तो ये हमको पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो हमको सिर्फ नगेंद्र वाली पुस्तक से सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़नी है जो हमको हमारे काम की है, या फिर जो हमको हो सकता है शुक्ल जी वाली पुस्तक से न मिले या हमारे नोट्स में से न मिले, या हमारी जो समझ को विकसित करें, बस उतनी ही चीज़ें हमको पढ़नी है। तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में कि नगेंद्र वाली पुस्तक से हम पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम जब रीतिकाल शुरू किया था हमने, तो रीतिकाल तो हमने ऑडियो क्लास में ख़त्म कर दिया था। अगर आप सबके साथ रहा, दुआ रही, तो पक्का रीतिकाल को भी हम वीडियो क्लास में लेकर आ जाएंगे जल्दी और उसको भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भारतेंदु काल शुरू करने से पहले मैंने आपको आधुनिक काल की पृष्ठभूमि बताई थी कि रेती काल के बाद ऐसा क्या कारण हुए कि आधुनिक काल की शुरुआत हुई। इसमें हमने मोटा मोटा देखा था कि ईस्ट इंडिया आगमन जो था वो बहुत बड़ा योगदान देता है और 1857 क्रांति जो है उसका भी एक बहुत अच्छा योगदान देता है। आवाज़ स्पष्ट और क्लियर आ रही है ना मेरी टेलीग्राम वालों को? तो ये भी एक अच्छा खासा योगदान करता है। ठीक है ना। बता दीजिए एक बार, मुझे कोई भी बता दो, सीमा मैम, प्रदीप जी। बहुत बढ़िया। तो ये हम बात कर रहे थे अभी भारतेंदु युग की कि आधुनिक काल की शुरुआत कैसे होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, और बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए थे। इसमें ईस्ट इंडिया का आगमन हुआ था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ घटित हुई कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समाज की स्थापना हो गई। इसमें हमने ब्रह्मा समाज को पढ़ा था, प्रार्थना समाज को पढ़ा था। ये पुराने जब ऑडियो आप सुनेंगे, क्योंकि जब आप ऑडियो सुनना है सिर्फ आपको, बाकी बुक तो आपके सामने खुली हुई रहेगी, सही। नगेंद्र वाली पुस्तक लगभग सभी के पास बस नहीं है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अब जब हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे पुनर्जागरण काल, ये शुरू कर देते हैं। इससे पहले मैं इस पीडीएफ को प्रोवाइड करवाने वाले, ठीक है, तो शिवास नाम से एक मैम है हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। और एक आंसू नाम से एक मैम है जिन्होंने ये पीडीएफ बनाई है, उनका पूरा नाम आंसू सरोज नाम से है, तो उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतनी खूबसूरत पीडीएफ उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाई है, ताकि सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास को, नगेंद्र वाली पुस्तक को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है। अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से, मैं बहुत अच्छी समझ के साथ आपकी समझ को विकसित कर सकूं और अच्छे से भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। तो आज हमको पुनर्जागरण कांड पढ़ना था। पुनर्जागरण से सबसे मोटा मोटा अर्थ ये निकलता है कि भाई हम पहले से ही ऑलरेडी योग्य थे, हम पहले से ही बलवान थे, हम पहले से ही हमारे अंदर क्षमताएं थी, बस बीच में कुछ देर के लिए हम सो गए थे या कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी कि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन पुनर्जागरण फिर से अपनी शक्ति को फिर से जगाना, एक प्रकार से है ना, स्वयं का फिर से उदय करना, उसे बोलते हैं पुनर्जागरण मोटा मोटा। क्योंकि आपको पता है कि भारत हमेशा से एक विश्व शक्ति रहा है, हमेशा से देखा जाए तो हमारा एक बहुत शानदार इतिहास रहा है। बीच में हो सकता है कुछ समय के लिए हमारा जो इतिहास है वो ओझल हो सकता था, परंतु वैसा भी नहीं हुआ है। समय समय पर इतिहासकारों ने और साहित्यकारों ने अपना अहम योगदान देकर हमारे भारतीय इतिहास की लाज रखी है, और जो हमारे भारतीय की जो अस्मिता है उसकी भी लाज रखी है। अब बात करते हैं पुनर्जागरण की, कि भारतेंदु युग जो है, ठीक है,
अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेश वाहक के रूप में हुआ है, किंतु इसके सीमांकन के संबंध में बहुत मतभेद है। अब वही वाली बात आ गई कि हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ते हैं तो टाइम पीरियड किसी भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो भैया शुक्ल जी ने तो कह दिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है ना 1850 से लेकर 1885 तक, इसको दृष्टि को रखकर इन्होंने संमत 1925 से लेकर संमत 1950 की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। ठीक है ना। अब अगर 1925 में मैं 57 माइनस करूँ तो कितना बचता है, मुझे घटा के बताओ एक बार कोई भी। तो ये मोटा मोटा समय बना है। ठीक है, शुक्ल जी ने। ठीक है, 1925 में से अगर मैं 57 माइनस करता हूँ ईस्वी के लिए, 1925 माइनस 57, 15 में से 7 जाते हैं तो कितने बचते हैं? आजकल 8 बचते हैं। बहुत बढ़िया। और इधर 11 में से 5 जाता है तो कितना बचता है? आजकल 6 बचते हैं, है ना। तो 1868 के आसपास मोटा मोटा इन्होंने प्रथम उत्थान को माना है। ठीक है ना। 1868 के आसपास से लगभग 15 में से 7 गए को 8 से 14 15, 8 11 में से 5 6, हाँ बिल्कुल। तो 1868 के आसपास इन्होंने माना है क्या? लगभग प्रथम उत्थान या नई धारा को, ठीक है, स्टार्टिंग माना है। इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना गया है। कृतित्व से उनके द्वारा निर्धारित कालावधि से कुछ अन्य लेखकों का वे मत हैं। मिश्र बंधु कहते हैं कि 1926 से लेकर 1945 विक्रम संवत तक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1927 से लेकर 1957 तक विक्रम संवत तक, डॉक्टर के सी नारायण शुक्ल ने 1922 से लेकर 57 तक, और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1925 से लेकर 1957 तक भारतेंदु युग की समाप्ति मानी है। जो कि मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो ये 1850 के बीच में 1900 ही मान रही है। आपने सबने भारतेंदु काल का समय 1843 से 1850 से 1857 से 1867 से ही माना है, और सबको पता है कि ये 1900 तक ही माना जाता है। कि 1900 से क्या होता है ना, सरस्वती का प्रकाशन वर्ष शुरू होता है और वहाँ से महावीर प्रसाद द्विवेदी का काल स्टार्ट हो जाता है। इस कारण से हम उसको द्विवेदी काल भी कर सकते हैं वहाँ से, है ना। तो कहीं से भी शुरू माना हो सकता है, 1868 से माना हो, 1857 से माना हो। अगर 1868 से माना हो तो समझ लो कि ये कवि वचन सुधा है ना, इसके प्रकाशन वर्ष से शुरुआत मानी है। अगर 1850 से माना है तो कह सकते हैं कि भारतेंदु जी के जन्म से माना है, और 1843 से मान सकते हैं तो कह सकते हैं कि संवत 1900 से माना है। तो उसमें से 57 माइनस करेंगे तो 1843 बचता है। तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग उल्लेख किया है कि भारतेंदु युग का समय, उत्थान काल का समय क्या क्या मानना चाहिए। तो ये उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष 1868 में प्रारंभ हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना। प्रारंभ बोला मैंने, यहाँ पे आरंभ लिखा हुआ है। आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर होता है? आरंभ का मतलब होता है शुरुआत होना, शुरू से शुरू होना, जीरो से शुरू होना। प्रारंभ का अर्थ होता है रीस्टार्ट, यानी कि स्टार्ट होने के बाद कोई चीज़ रुक गई थी, फिर से रीस्टार्ट। तो आरंभ और प्रारंभ में ये अंतर है। अतः भारतेंदु का युग का उदय 1868 यानी कि संवत 1925 से मानना चाहिए। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए सरस्वती के प्रकाशन वर्ष 1900 को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है। अतः नगेंद्र भी इस मत का समर्थन करते हैं कि भारतेंदु युग का जो समय है वो 1868 से लेकर 1900 तक ही मानो भाई। यही ठीक है, यही ठीक भी है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के देहावसान के साथ ही भारतेंदु युग की समाप्ति न मानकर बल्कि समकालीन कवियों के द्वारा बाद में रचित कृतियों को भी ध्यान में रखते हुए इस काल की व्याप्ति 1900 ईस्वी तक स्वीकार की जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हमने पढ़ा है, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, तो किसी भी प्रकार का साहित्य जब उसका समय खत्म हो जाता है तब हो सकता है कि उसकी जो प्रबलतम धारा है वो धीरे धीरे वेग से बहे, पर वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से 1885 में जब भारतेंदु जी की मृत्यु होती है या देहावसान होता है, तब भारतेंदु युग का अंत नहीं होता है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं भारतेंदु युग के जो कवि हुए हैं, अन्य कवि भारतेंदु मंडल के, उनके द्वारा उस प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी जो भारतेंदु युग को परिभाषित करता है। ठीक है, तो 1900 तक स्वीकार की जाए। देखो इसी पे लिखा हुआ, इसी पेज नंबर पे, क्योंकि इस समय तक साहित्य क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का उदय लक्षित होने लगा था, किंतु यह जिज्ञासा प्रासंगिक होगी कि रीतिकाल के समाप्त समापन से लेकर भारतेंदु युग के पूर्व काल यानी कि 1843 से लेकर 1867 तक की रचनाओं का अनुशीलन किस संदर्भ में किया जाना चाहिए, है ना। वस्तुतः इतिहास में कोई भी काल सहसा समाप्त नहीं हो जाता है। प्राय अगले 1-2 दशक तक उसकी रचना प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में व्यक्त होती रहती है। इसी बात ही किसी नए युग का शुभारंभ भी सहसा नहीं होता है। उसके स्वरूप निर्माण की प्रक्रिया के बीज 10-20 वर्ष पहले तक के साहित्य में विद्वान रहते हैं। 1843 से 1867 तक का कृतित्व
न तो पूर्ण रूप से रीतिकाल के प्रभाव के अंतर्गत आता है, न ही इसमें पूरी तरह से भारतेंदु युग का पुनर्जागरण मूलक प्रवृत्तियां हैं। अतः इस अनुशीलन भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में समझना चाहिए। अर्थात उस 20 साल के जो कालक्रम को है ना, हम उस प्रकार से भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि प्रिपेयर हो रही है, उसके रूप में समझ लेना चाहिए। तो देखो, ये 1843 से लेके 1867 तक का जो समय है ना, ये कहीं न कहीं 1857वीं क्रांति के 10-15 साल पहले तक का समय है और 1857वीं क्रांति के 10 साल बाद तक का समय है। भारतेंदु पूर्व की काव्यधारा कैसी है? अब मुझे पता है आप सबने ऑलरेडी क्या बोलते हैं, रेवा नरेश रघुराज सिंह का इधर से अपन पढ़ेंगे, वो इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक किसकी है, उन सबका नाम पढ़ेंगे अभी अपन। ये सब रचनाकारों का नाम पढ़ा होगा आपने। कि भारतेंदु के पूर्ववर्ती कवियों की ब्रज भाषा रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है भक्ति काव्य, श्रृंगार और रीति निरूपण। भक्ति काव्य के रचयिता में रीवा नरेश रघुराज सिंह का नाम फेमस है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों में लगभग 28 कृतियां की है, जिनमें से कुछ तो भारतेंदु युग की परिधि में भी आ सकती है। ये हो गई एक बात अपनी। उसका अगले पेज पे लिखा हुआ है, बदत राय दी हुई है यहाँ पे इनकी ना। तो उदाहरण आप देखे अगर अपन, हाँ, तो सुंदर शतक बिल्कुल, ये सुंदरी तिलक नाम से तो जो रचना है वो भारतेंदु की है। पत्रिका नाम से रचना है। रुक्मणी परिणय पूछा गया है बिल्कुल। आनंदा अम्बुनिधि, श्रीमद् भागवत महात्म्यम, श्रीमद् भागवत महात्म्यम में, महात्म में, तो भागवत का महात्म में भारतेंदु पूर्व काल की कृतियां हैं। जबकि राम स्वयंवर, भक्ति विलास, राम रसिकावनी आदि की रचना सन 1869 अथवा इसके बाद की गई है। तो मुख्यतः राम भक्त थे, किंतु कृष्ण लीलाओं का गान भी उन्होंने मनोयोग पूर्वक किया है। भक्ति के साथ साथ श्रृंगारिकता भी इनके काव्य में विद्यमान है। शोर और तुलसी जैसी भक्ति भावना, केशव जैसा प्रबंध पोषण और ब्रजभाषा की रमणीयता उनके कृतित्व की उल्लेखनीय विशेषता है। इस काल के अन्य कवियों में अयोध्या निवासी रघुनाथ दास राम स्नेही ने रामचरितमानस के अनुकरण पर दोहा चौपाई शैली में विश्राम सागर रचना लिखी है। इसमें राम और कृष्ण के अवतार रूपों का वर्णन करने के साथ ही अनेक पौराणिक कथाओं का भी स्थान दिया है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि हम इस वाली पुस्तक पर सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिंदु इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गौण गौण मात्रा में ये रचना है, यार गौण कवि है एक प्रकार से। तो इम्पोर्टेंट होगा, मैं बता दूंगा आपको। देखो, नीचे एक पंक्ति लिखी गई है यहाँ पे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास द्वारा लिखित। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वो, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास के द्वारा लिखित राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध काव्य, महाकाव्य, बलराम कथामृत में कृष्ण कथा काव्य पर आधारित है। उन्होंने राधा कथामृत की भी रचना की है। ये भी अपने बिल्कुल काम करेंगे। इसके अलावा देखो, कुछ कवियों का नाम दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। चंद्रशेखर वाजपेयी का एक अनुज सेवक नाम से एक कवि है। ये कवि ठाकुर के पुत्र शंकर का नाम दिया हुआ है। चंद्रशेखर वाजपेयी का नाम दिया है। तो चंद्रशेखर वाजपेयी थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी एक रचना नखशिख है। नखशिख नाम से बहुत सारी रचनाएं मिलती है हिंदी साहित्य में। ये इतनी महत्वपूर्ण रचना नहीं होगी, इतनी महत्वपूर्ण रचना होगी हम मेरठ, कि हम मेरठ ग्वाल की भी रचना मिलती है। और जितनी ज़्यादा ग्वाल की महत्वपूर्ण रचना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम मेरठ चंद्रशेखर वाजपेयी की, ठीक है ना। उसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो कुछ और कवि हुए हैं, जैसे जिन्होंने काव्य रीति निरूपण पर भी इन्होंने ध्यान दिया है। तो रामदास वगैरह, इनको हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। इसके अलावा ये ग्वाल की रस रंग वगैरह, ये हमने ये पढ़ा था ना ऑलरेडी। रीतिकाल के अंतिम चरण के कवि ग्वाल का रस रंग भी इसी अवधि में रचित रस निरूपण ग्रंथ है। ये सब बातें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं जब हमने रीतिकाल पढ़ा था, ठीक है। अब इसके अलावा, हाँ, अगला पेज देखते हैं अपन। ठीक है, अलंकार ग्रंथ और छंद वर्णन के शीर्षक पिंगल ग्रंथ उनकी काव्यशास्त्र रचनाएं मिली। इसके अलावा बैद्यनाथ द्विवेदी, सीताराम भरण मंजरी, ठीक है। इधर से ये इतने काम की चीज़ नहीं है, मैं बता दूंगा कौन सी चीज़ काम की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखो, टॉपिक है भारतेंदु युग का नवीन परिवेश। ये भारतेंदु युग का पहले की जो रचनाएं थी, जो कहीं ना कहीं रीतिकाल का भी इसमें समावेश था, और भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि भी प्रिपेयर हो रही थी, इन सब चीज़ों का समावेश था उनमें। अब वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, होता मैं जरूर बताया था आपको। अब भारतेंदु युग का नवीन परिवेश कैसा है देखना अपन। ये आलोची युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल अतिरिक्त सक्रियता थी, बल्कि इसमें गहन अंतर्संबंध भी विद्यमान था।
भारतेंदु युग कवि कृतित्व पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। ठीक है। और इसकी परिणति विषय चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई थी। श्रृंगारिकता, रसिकता, अलंकरण, मोह, रीति निरूपण, प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण, रीतिकालीन प्रवृत्तियों का महत्व क्रमशः कम होता गया और भक्ति और नीति को प्रमुख वर्ण्य विषय के रूप में ग्रहण करने का आग्रह भी नहीं रह गया। तो देखो ये कहीं न कहीं रीतिकाल की विशेषताओं के रूप में भी ये बात निकल के आ रही है। जब भक्ति को, नीति के कहीं न कहीं ये विषय है ना, गौण पड़ गए कहीं न कहीं, है ना? और भी देखो ना, यहाँ पे इससे पहले क्या पढ़ा हमने? श्रृंगारिकता, रसिकता, अलंकरण, मोह, रीति निरूपण, प्रकृति का उद्दीपन चित्रण, ये सब चीज़ें क्या हो गई? कम होती गई। इन सब चीज़ों का प्रभाव क्या होता गया? कम होता गया। अब क्यों होता गया ये सब आपको भली-भाँति याद है, अब आप इसका इंटरव्यू में भी जवाब दे सकते हो और सामान्यतः भी जवाब दे सकते हो, ठीक है ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनता को उद्बोधन प्रदान करने के उद्देश्य से जातीय संगीत और लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया था। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गौ रक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे थे। भाई चलो, अभी तक हमें अंग्रेजों की जो प्रतिक्रिया है वो समझ में नहीं आ रही है कि हम इनका विरोध करें या इनका सम्मान करें, परंतु जो चीज़ हमारे सामने है उनको तो हम विरोध कर सकते हैं ना इनकी सहायता से। पहले तो हम चलो बंदी थे, मुगल साम्राज्य के अधीन थे, या हमारा राजा जो था वो जो कहता था करना पड़ता था एक प्रकार से। पर अब तो हम मातृभूमि प्रेम के लिए लड़ सकते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार हो, हम ये पाश्चात्य वस्तुएँ नहीं ले सकते भैया, हमको तो हमारे गाँव की चीज़ चाहिए, देसी घी चाहिए। गौ रक्षा, ये हमारी गाय क्यों ले जाई जा रही है विदेश में, ये बताओ ट्रक भर-भर के। बाल विवाह निषेध, अरे भाई क्यों बच्चियों को ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हो? शिक्षा का प्रसार, जब अंग्रेज आए हैं, शिक्षा लेके आए हैं, तो शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए ना। ऐसा है बिल्कुल, अब सरकारी नौकरी में हमारा भी तो अधिकार होना चाहिए ना। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर इनके तो मतलब ये चीज़ें सर्वप्रथम जो होती है ना समाज को शुद्ध करने वाली चीज़ें, ये भावना सबसे पहले भारतेंदु काल में दिखाई दी थी। और क्यों दिखाई दी है, ये कारण मैंने आपको बता दिया है। तो ये कहीं न कहीं रीतिकाल की जो शैली थी, काव्य शैली, वो कम हो गई। और कम क्यों हो गई? क्योंकि एक प्रकार से सामाजिक परिवेश में बदलाव होना शुरू हो गया था, है ना? राष्ट्रीय भावना का उदय, क्योंकि राजा हो गए, लेने के देने पड़ गए थे एकदम। पहले तो उन्होंने खूब मज़े किए एकदम बिल्कुल। उसके बाद ये था कि भावना का उदय भी इसी काल की अनन्य विशेषता है। ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ा था। आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक क्षेत्रों के पुनर्जागरण की, आगे दिख नहीं रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, पुनर्जागरण की प्रक्रिया भी आरंभ होने लगी थी। पाश्चात्य प्रणाली ने शैक्षिक क्षेत्र में भी व्यक्ति स्वतंत्रता, एक सेकंड रुको, हाँ, व्यक्ति स्वतंत्रता की ओर प्रेरणा प्रदान की। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार यद्यपि जनता से संपर्क साधनों और प्रशासकीय आवश्यकता के लिए किया जा रहा था, पर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने देशों के साथ तुलना का अवसर भी प्रदान किया और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उचित वातावरण हो बन सका। मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन जागरण में योग, परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना और मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रखकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। एक प्रकार से ये भारतेंदु युग की प्रवृत्ति का हमने पढ़ा, थोड़ा सा ही कौन सा चैप्टर था पढ़ा, भारतेंदु युग का नया परिवेश। तो ये इस परिवेश में हमने कविताएं लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है ना, भारतेंदु काल के लोगों ने। ये परिवेश हमने पढ़ा। उसके बाद है काव्य धारा भारतेंदु युग की। इन भारतेंदु युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। अब क्यों है बताते हैं। वो कोई सेकंड, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा पेज अंदर से दबे हुए हैं, कुछ दिखे नहीं मुझे, तो वह बता देना है ना कोई भी कि भक्ति काल और रीतिकाल से अनुबद्ध है। तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी उनमें अभाव नहीं है। प्रवृत्ति मूलक विश्लेषण के लिए उनके तत्वों पर इन शीर्षकों का क्या लिखा हुआ है, साइड में दबा हुआ है मेरे इधर पेज पे, बस मुझे बता दो कोई सुन रहा हो। शीर्षकों के विचार करना उचित होगा। और राष्ट्रीय सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, काव्य अनुवाद, कला पक्ष, ठीक है ना, राष्ट्रीयता। अब इसमें विभिन्न प्रकार के बिंदु हम पढ़ेंगे कि काव्य धारा में कौन कौन सी चीज़ें हमने, भारतेंदु काल में कौन कौन सी काव्य धारा पे हमने काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है ना।
राष्ट्रीयता। भारतीय वीरों के प्रताप, छत्रसाल और शिवाजी आदि ने क्षेत्र विशेष बुंदेलखंड और महाराष्ट्र की रक्षा के लिए जिस तत्परता और वीरता का परिचय दिया था, उसका स्तवन करने वाले भूषण प्रवृत्ति कवि क्षेत्रीय भावना अर्थात संकीर्ण राष्ट्रीयता ऊपर नहीं उठ सके थे। बहुत बढ़िया। और भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक प्रकार से याद दिलाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वह संपूर्ण राष्ट्र के नब्ज को टटोलने लगे। हमारा उत्तम भारत देश, ये राधा गोस्वामी की पंक्तियां हैं। और धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। अब ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट लगा लो आप ऐसा बिल्कुल, ये 500% इंपॉर्टेंट लगा लो। पहले भी 1000 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। अब ये क्या ना, हमको ऐसा कभी कभी संदेह हो जाता है, कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं कि सभी पंक्तियां भारतेंदु काल में भारतेंदु ने लिखी होगी, लेकिन नहीं। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की पंक्तियां हैं। आदि काव्य पंक्तियां इसी तथ्य को प्रकट करती है। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग के कवियों ने जनमानस के राष्ट्र भावना के बीज रोपण का महत्वपूर्ण कार्य किया है। देशभक्ति की जो भावना बाद में मैथिली गुप्त में भारत भारती में लक्षित होती है, उसकी प्रेरणा कहीं न कहीं से भारतेंदु, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास आदि की कविताओं में ही मिलती है कहीं न कहीं। और भारतेंदु की विजय वैजयंती जो रचना है ना, विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमगन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत और राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा। अब आपको कहीं न कहीं इनकी 5-5 7-7 रचनाएं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। यहाँ एक विशेष परिप्रेक्ष्य में ये रचनाएं दे रखी है, ये सीधा-सीधा पूछ लेता है। बोला आनंद अरुणोदय रचना किसकी है? तो आनंद अरुणोदय रचना किसकी है? अरुणोदय है ना, एक प्रकार से आनंद अरुणोदय, अरुण का उदय हो रहा है, एक प्रकार से याद रखना कहाँ से? बादलों के बीच में से, अर्थात घन के बीच में से। तो प्रेमगन की रचना हो जाएगी ये आनंद अरुणोदय, इंपॉर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा। टेलीग्राम पर जिनका भी जो भी सवाल है ये अपन लास्ट में सोल्व करेंगे, बिल्कुल थोड़ी देर की क्लास और हो जाए, उसके बाद फिर अपन जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनको लाइव जवाब देंगे आपको। इस संदर्भ में अपने प्रतिपाद्य को कहाँ व्यंग्योक्तियों के माध्यम से प्रकट किया है, तो कहीं पर अतीत के प्रेरणादायी प्रसंगों की चर्चा करके नव युवकों को पुनर्जागरण का मंत्र दिया है। अंग्रेजों की शोषण नीति का भारतेंदु द्वारा प्रत्यक्ष इस भावना की चरम परिणति है कि भीतर भीतर सब रस्तु से आसास के तनमन धन मोह से और जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी साजन ना सकी अंग्रेज। ठीक है ना, ये पंक्तियां हमको दिखाई देती है कहीं ना कहीं, जिसे मुकरिया हम कह सकते हैं, है ना, जो कि अमीर खुसरो के काव्य में मिलती थी। बाद में भारतेंदु के काव्य में भी हमको ये मुकरियों का समावेश हुआ मिलता है। प्रेमगन ने हार्दिक हर्षादर्श नाम से कविता लिखी है। ये पूछा जाता है हार्दिक हर्षादर्श नाम से कविता जो है किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ठीक है ना, आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की स्वार्थपूर्ण शासन प्रक्रिया के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया है। कितनी बढ़िया बात कही है इन्होंने, बताओ आप कि इस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ स्वार्थपूर्ण काम था, वाकई में स्वार्थपूर्ण ही काम था इनका बिल्कुल। इसको सिर्फ अपने फायदे से मतलब था, समाज जनता लोग वगैरह सब भाड़ में जाए इसको कोई मतलब नहीं था। राजा का शासन रहे तो रहे, इसको कोई मतलब नहीं था, अपनी फैक्ट्री स्थापित करनी थी बस इसको। तथा इसने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया, अन्यथा उससे शासन अधिकार लेने वाली राणा विक्टोरिया के विषय में भी उन्होंने ये मत कहा है कि ये सनात भूली भारत की प्रजा अनाथन। वास्तव में भारतेंदु युग की राष्ट्रीय चिंतनधारा के दो पक्ष हैं, देश प्रेम और राजभक्ति। और ये मैंने आपको 50 बार कहा है कि भारतेंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता या द्वंद्व कह सकते हैं अपन, देशभक्ति और राजभक्ति का द्वंद्व। तो प्रथम पक्ष में तो अब देखो दो पक्ष कौन कौन से हैं, देश प्रेम और दूसरा पक्ष है राजभक्ति। प्रथम पक्ष के अंतर्गत तो हिंदुस्तान का गुणगान किया, तो दूसरे पक्ष में जजिया जैसा करने लगाने वाले अंग्रेजों के शासन काल में प्रजा मात्र की सुख समृद्धि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उनको लगता था कि ये अंग्रेज बढ़िया, ये यार इनसे तो एक प्रकार से अंग्रेजों से तो जजिया कर लगा रहे हैं, हमारे धर्म को छीन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं, लोगों को दंड दे रहे हैं, जेलों में बंद कर रहे हैं। ये अंग्रेज बढ़िया एक प्रकार से यार हमारे लोगों को काम भी दे रहे हैं और यहाँ से पैसा वगैरह भी मतलब हमको भी कमाई का अवसर दे रहे हैं, सबको समान रख रहे हैं। ऐसा शुरू में लगता था।
तुमको, ठीक है ना? तो प्रजा मात्र की सुख समृद्धि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इन सुविधाओं को लाभ उठाने के लिए उन्होंने जनता से रूढ़िगत प्रभावों से मुक्त होने का आग्रह किया है और शासन के प्रति सहयोगी रुख अपनाने की प्रेरणा भी दी है, क्योंकि उनको पता नहीं था ना यार इस प्रकार से। इस वर्ग के राज राजभक्ति परक कविताओं में भारतेंदु की भरत भिक्षा मिलेगी, विजय वल्लरी मिलेगी, रिपुनाष्टक मिलेगी, प्रेमगन की हार्दिक हर्षादर्श मिलेगी, प्रेमगन की रचनाएं स्वागत, राधा कृष्ण दास की मिलेगी मैकडोनल्ड पुष्पांजलि, जुगनी और विजय निवेलाप। प्रेमगन ने भक्ति, राजभक्ति, भरत सरिस और ठोर काहू नहीं कहकर विदेशी शासकों का आश्वस्त किया है। तो अंबिकादास व्यास ने भी जयति राजराजेश्वरी जय जय परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के सुशासन के प्रति भी आभार प्रकट किया है। ड्यूक ऑफ एडिनबरा के स्वागत रानी, आगे के बाद है अपना पेज, रानी परिवार समाज और देश की क्रमशः बढ़ती हुई तीन अवस्था के चित्रण में कवियों की, वो क्या लिखा हुआ है यार, ये थोड़ा सा दबा हुआ है, कवियों की भी अनायास करुणा से भीग उठी है ना। कवियों क्या लिखा हुआ है इधर, कुछ ऐसा कुछ आपको दिखाओ तो, क्योंकि मेरे इधर क्या रहा पीडीएफ में पेज दबा हुआ है, मुझे फिर अपनी खोलनी पड़ेगी, शायद बुक खोलनी पड़ेगी 440 पेज नंबर पर। बिल्कुल मिल गया, वो देंगे। कहाँ पर देखो लोगों सब मिल भारत भाई है ना। हाँ, कवियों की वाणी अनायास करुणा से भीग उठी है, सब वाणी है यहाँ पे, ठीक है। कवियों की वाणी अनायास करुणा से भीग उठी है, यहाँ पे वाणी लिखा हुआ है, ठीक। भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र ने समाज की पीड़ा का क्रमशः इन शब्दों में व्यक्त किया है ना। तो भारतेंदु ने तो लिखा है कि रोवो सब मिल आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्संदा जब दुर्दशा न देखी जाए। ये भारतेंदु की पंक्ति है, 1000 बार एग्जाम में पूछी गई है, आप यही पूछी जाएगी, याद कर लेना इसको, है ना। जबकि नीचे वाली पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र की है, देखो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ देखो नीचे वाली जो पंक्तियां है ना, ये कि नोन तेल लकड़ी घासों पर टिकस लगे हैं जहाँ, चना चिरंजी मोल मिले हैं जहाँ दिन प्रजा कहा। अर्थात मतलब हर चीज पे यहाँ पर टैक्स लग रहा है, जीएसटी लगा दिया 18%, शिक्षा पर भी टैक्स लगा दिया 18%। तो चना चिरंजी मोल मिले जहाँ दीन प्रजा कहा है, तो दीन प्रजा के बारे में प्रताप नारायण मिश्र ने ये भाव व्यक्त किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो समाज की पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त किया है, याद रखना ये। अर्थात पहली भावना हमने पढ़ी राष्ट्रीयता की, दूसरी पढ़ी सामाजिकता, तीसरी है भक्ति भावना। जो कि कौन कौन सी काव्यधारा बनी है यहाँ पर भारतेंदु काल में, राष्ट्रीयता की, सामाजिकता की, तीसरी है भक्ति भावना की। कि भारतेंदु युग के परंपरागत धार्मिकता और भक्ति भावना को अपेक्षा था गौण स्थान प्राप्त हुआ है, फिर भी भक्ति काव्य को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति और स्वदेश अनुराग समन्वित ईश्वर भक्ति। इनमें से प्रथम दो की उल्लेखनीय नवीनता का परिचय न देकर मध्य युगीन परिपाटी का अनुसरण मात्र किया गया है, किंतु भक्ति और देश प्रेम को एक नए ही समकोण पर प्रतिष्ठित करना इसी सीमा तक संवेदना की मौलिकता का परिचय है। बहुत बढ़िया बात है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की भक्ति को राष्ट्र की भक्ति के साथ जोड़कर देखा है हमने। तो ये एक प्रकार से मौलिक मौलिक समाज, मतलब एक प्रकार से मौलिक प्रेम है या नहीं है, एक प्रकार मौलिक उद्भावना है ना। तो निर्गुण भक्ति इस काल का मुख्य साधन दिशा नहीं थी, फलस्वरूप कुछ कवियों ने प्रभाव स्वरूप संसार के नश्वरता, माया मोह की व्यवस्था, विषय आसक्ति की निंदा आदि विषयों पर तो उपदेशात्मक ढंग के विचार व्यक्त किए हैं, किंतु ब्रह्म चिंतन और हठ योग जैसे विषयों पर काव्य रचना उन्हें अभिष्ट नहीं रही है। इसके विपरीत वैष्णव भक्ति के अंतर्गत राम कृष्ण अन्य देवी देवताओं का वर्णन भी कवियों का साधे रहा है। बिहार के अल्पज्ञात कवि हरिनाथ पाठक को श्री ललित रामायण, वहीं के कवि अक्षय कुमार द्वारा प्रणीत रसिक विलास रामायण और बाबू तोताराम के द्वारा राम रामायण राम भक्ति के संदर्भ में उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनमें से पहली दोनों कृतियां तो माधुर्य भक्ति और रीति पद्धति से प्रभावित है। हरिनाथ पाठक की रचना कृष्ण काव्य की सुपरिचित श्रृंगार पद्धति के अनुसरण को में लिखित ये पद द्रष्टव्य है। ये पद अपने बिल्कुल भी काम नहीं है इनका, ये हरिनाथ पाठक का, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके अलावा नीचे देखो आप एक चीज दी हुई है अगले पैराग्राफ में कि राम काव्य की तुलना में कृष्ण भक्ति काव्य की रचना इस युग में परिमाण में अधिक हुई है। इस दिशा में सबसे अधिक योगदान तो भारतेंदु का खुद का है।
मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लाला वृषभानु दुलारी। तो इसके गायक भारतेंदु राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। अब आता है ये कभी-कभी, भारतेंदु की विशेषताओं में बताओ आप कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य की कौन-कौन सी विशेषता नहीं है? या भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है? तब वहाँ ऑप्शन आएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है, लेकिन नहीं, गलत। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना? घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। इधर से बिहारी भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। उसके बाद अगला पंक्तियाँ है कि सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी। ये भावना अनुकूल सत्तर विरह भाव की भक्ति का भी निदर्शन मिलता है और वात्सल्य भक्ति के कुछ पद भी उन्होंने लिखे हैं। किंतु मध्य युगीन कृष्ण भूमि की कृष्ण भक्ति काव्य की तन्मयता तो सरसता से अनुप्राणित माधुर्य भक्ति उनका मुख्य क्षेत्र है। पुष्टि मार्गी भक्त होने के कारण उनके भक्ति काव्य में कहीं कहीं सांप्रदायिक भावना का सन्निवेश भी हुआ है, किंतु यह उनकी प्रतिनिधि प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है जो सांप्रदायिक रचनाएं लिखना चाहते हैं, नहीं भाई, वो प्रतिनिधि प्रवृत्ति नहीं है। अन्य धर्मों के प्रति भी उनका दृष्टिकोण उदारता पूर्वक है। इसलिए अपनी अपनी मत लेने सब झगड़त जो कटियार कहकर उन्होंने धार्मिक मतभेद के बीच में तीव्र भर्त्सना की है। इसी जोक में उन्होंने भक्ति भावना को उर्दू स्पेलिंग में भी लिखा है। क्या लिखा है कि ढूंढा फिरा मैं इस दुनिया में, पश्चिम से ले पूरब तक, कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे झलक। मस्जिद मंदिर गिरजों में देखा मतवालों का जो जोर, अपने अपने रंग में रंगा, दिखाया सबका तोर। सिवा झूठी बातों व बनावट के नजर न आया कुछ और, ढूंढा फिरा मैं इस दुनिया में पश्चिम से पूरब। एक प्रकार से उर्दू में आप कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने भक्ति भावना को प्रकट किया है। उसके बाद अगला नाम है कि प्रेमगन की अलौकिक लीला नाम से कविता हमको मिलती है। प्रेमगन की हर्ष आदर्श तो पढ़ी लिए अपन ने, ठीक है ना, हर्ष आदर्श, ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना अलौकिक लीला नाम से प्रेमगन की रचना है। जिस शीर्षक से जो कविता लिखी गई है उसमें अनेक अनेक स्फुट भक्ति पदों, अंबिकादत्त व्यास के एक कंसबद्ध शीर्षक प्रबंध रचना का तथा राधा कृष्ण दास की विनय भाव युक्त कृष्ण भक्ति कृष्ण स्तुति का उल्लेख भी भारतेंदु युगीन कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में आवश्यक है। राधाचरण गोस्वामी की गुणमंजरी दास ये बिल्कुल काम कर नहीं है। नीचे चलते हैं, कृष्ण रामायण भी काम कर नहीं है अपने। नीचे देखो अगले पैराग्राफ में देखो कि राम और कृष्ण से इतर देवी देवताओं, श्रेष्ठ भक्त और धार्मिक पदों की महिमा का वर्णन भी कुछ कवियों को अभिष्ट रहा है। जगमोहन सिंह ने तो अपनी कृतियों के आरंभ में दुर्गा की स्तुति, प्रेमगन कृत सूर्य स्तोत्र, भारतेंदु कृत उत्तरार्ध भक्तमान और कार्तिक स्नान, प्रत्येक मिश्र की नवरात्र के पंद और नव भक्त मानो जाएगी राधा चरण गोस्वामी की शीर्षक कृतियां भक्ति क्षेत्र की व्यापकता की सूचना देती है। तथ्य पढ़ना बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है। तथ्य तो हम पढ़ने वाली पुस्तक से, हमारे नोट्स से भी पढ़ लेंगे। विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति और समझ को विकसित करना हमारा उद्देश्य है। तीसरी प्रवृत्ति है का क्या है, वो है अपने देश अनुराग व्यंजक भक्ति भावना। भारतेंदु का सांप्रदायिक मत मतांतरों पर आधारित धार्मिकता के स्थान पर उन्होंने उदारता का परिचय दिया है। प्रेमगन ने आनंद अरुणोदय में धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय भावना को इन शब्दों से प्रकट किया है। सभी धर्म के वही सत्य सिद्धांत और न विचारों। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जैन कुतूहल में धार्मिक विशेष के व्यर्थता प्रतिपादित की है। ये प्रवृत्ति द्विवेदी काल में और अधिक वर्धमान रही है। कालांतर में धर्म निरपेक्षता और आदर्श में परिणत हो गई है। जातीयता और देश की भावनाओं को भारतेंदु ने जागो अब तो खलबल दल रक्षो अपनी आर्या मग द्वारा कथा तथा प्रतापराग विष्णु ने विधवा विलाप नित देनो कटेन जो लोग को लागत है गुहारी नहीं कहकर भली भांति व्यक्त किया है। प्रबोधनी शीर्षक कविता में दोबत भारत नाथ डेगो जागो हम जागो। तो प्रबोधनी नाम से जो कविता है किसकी है ये याद रखना। प्रबोधनी नाम से जो कविता है ये है अपने भारतेंदु जी की, ठीक है ना। ये पंक्तियां तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि डोबत नाथ डेगो आओ, ये पंक्तियां इम्पोर्टेंट नहीं है। कि जैसी पंक्तियों द्वारा भारतेंदु ने जातीयता, राष्ट्रीयता और भक्ति भावना का एक समरेख प्रदान किया है कि कहाँ करुणानिधि कैसा सोए। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, पर ये पूछी गई है कि कहाँ करुणानिधि कैसा सोए। पंक्तियां किसकी है, ये पंक्तियां है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। बस थोड़ी सी देर और क्लास करते हैं, इसके बाद फिर आपके जो भी प्रश्न होगा उनको सॉल्व करेंगे। चलो इसके बाद नीचे चलते हैं। इसके बाद और कोई काम का नहीं हुआ। भारतेंदु काल में एक और काव्यधारा हमको मिलती है, वो है श्रृंगारिकता की।
कि भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने रस को काव्य की आत्मा मानकर अपनी रचनाओं में विभिन्न रसानुभूतियों का भावन भी किया है। इसमें श्रृंगार रस का ही सर्व प्रमुख रहा है, ठीक है ना? अब इसमें भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो, कोई इम्पोर्टेंट बात होती है तो मैं आपको बताता हूँ, रुको। क्योंकि जो भारतेंदु काल है ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नाटक इम्पोर्टेंट है एक तो, और भारतेंदु काल में निबंध इम्पोर्टेंट है। तो ये सब दोनों को तो आप पढ़ ही लोगे, मतलब पढ़ ही रखा होगा निबंध में, नोट्स वगैरह में, और हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हमने इसका ज़िक्र किया हुआ है, ठीक है ना? तो कोई विशेष बात होती है तो मैं बता दूँगा आपको। श्रृंगारिकता में सिर्फ़ इतना सा ही है कि श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति भी भारतेंदु काल के कवियों में मिलती है। बस इतना सा इम्पोर्टेंट याद रखो आप। बाकी ये सब रचनाएँ मैंने आपको बता रखी हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, सब आपकी पढ़ी हुई पंक्तियाँ हैं। ठीक, बहुत बढ़िया यार। देखो ये पंक्तियाँ मेरी फ़ेवरेट भी है यार, कि भारतेंदु की प्रेम दशा वर्णन कभी-कभी तो गणानंद की जैसी लगती है ना? सरसता वाली, कि आज लो मिले तो कहा हम तो तुमसे, तुमरे सब भांति कहावे। आज लो न मिले तो कहा हम तो, तुमरे सब भांति, ये देखो सवैया ऐसे पढ़ के सुनाता हूँ मैं, कि आज लो न मिले तो कहा अब, तो तुमरे सब भांति कहावे। मेरी उड़ानो है कछु नाही सबे, कल आपुने भारू को पावे। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चहे तासो सुनावे। प्यारे जो है जग की ये रीति, विदा की समय सब कंठे लगावे। जग की ये बहुत प्यारी रीति है कि विदा के समय तो सभी गले लगते हैं। तो जब हमारा ब्रेकअप हो रहा है, तो क्यों ना एक बार तो गले लग लिया जाए। इसी प्रकार के भाव के साथ ये पंक्तियाँ लिखी हैं भारतेंदु जी ने, ठीक है ना? ये पंक्तियाँ पूछी गई है नीचे वाली, कि प्यारो जो है जग की ये रीति, विदा के समय सब कंठे लगावे। भारतेंदु युग में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की जो लहर आई थी, उसके फलस्वरूप प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण ने भी वैचारिक मनोदशाओं को प्राय काव्य का विषय नहीं बनाया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा काम की चीज़ मैं आपको बता दूँगा। नीचे चलते हैं। हाँ, ये वाली पंक्तियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट है, नीचे देखो अभी पंक्तियाँ दी हुई है ना यहाँ पे। कि प्रेम संपत्ति लता से एक सवैया लिया हुआ है अपन ने, है ना? ये किसकी है देखते हैं पहले अभी। कि जगमोहन सिंह जी विशेष उल्लेखनीय है। यो बेनी द्विज गोविंद गिला भाई वगैरह वगैरह ये हुए भैया, किंतु प्रेम का निश्चल सदस्य और रागात्मक जो वर्णन जगमोहन ने किया है, वैसा भारतेंदु के यहाँ पे सर्वत्र सुलभ नहीं है। हवाई से लेंगे मैं प्यार। रुको एक सेकंड। कि जिस प्रकार से जगमोहन सिंह ने वर्णन किया है ना, एक प्रकार से निश्चल सरस और रागात्मक वर्णन का, वैसा भारतेंदु के यहाँ पे भी नहीं मिलता है। ये कहना का तात्पर्य है, ये पंक्तियाँ यूँ है कि अब यो उर आवत है सजनी, ठीक है ना? मिल जाओ गले लग के छतियाँ, और मन की करी भांति अरेकन और मिली के लिए भी रस की बतियाँ, और हम हारी अरी करी कोटि उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियाँ। बहुत सारी हमने ना तुम्हें चिट्ठियाँ भी लिखी थी क्या? और जगमोहन मोहनी मूरत के बिना कैसे कटेगी दुखी भरी रतियाँ, बताओ बताओ। एक प्रकार से वो मिलने मिलाने की बात कर रहा है, चिट्ठी लिखने की बात कर रहा है एक प्रकार से। तो प्रेम की उद्भावना और हल्की फुल्की श्रृंगारिकता, हल्की फुल्की मतलब भक्ति का पद भी हम इसे कह सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना? श्रृंगार और भक्ति का मिश्रण करके जगमोहन की पंक्तियाँ आई हैं। अब यो और आवत है सजनी, मिल जाओ गले लग के छतिया। अब ये दिल बाहर ही निकलने वाला है, फटाफट इस दिल से गले लग जाओ वरना बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद क्या होगा ना, कहते हैं ना गले जब मुँह को आ गया था, है ना? वही वाली बात। अब यो उरा आवत है सजनी, ये आप तक हमने जगमोहन को ही पढ़ा, भारतेंदु की ये पंक्तियाँ पढ़ी आप। और सही बता रहा हूँ, जो हमने पढ़ा उसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको वाकई में बता दिया है। इसके अलावा जो हमने नहीं पढ़ा, अगर उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट होता तो मैं ज़रूर बताता। और बाकी सारी चीज़ें तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ वैसे डिटेल में पढ़ ही लेते हैं ना एक प्रकार से। नीचे प्रकृति चित्रण भी हमको मिलता है, तो प्रकृति चित्रण में इतना सा याद रखो कि भारतेंदु काल में कहीं न कहीं प्रकृति का आलम्बनकारी चित्रण मिलता है, हल्की मात्रा में जाहिर मिलता है कहीं न कहीं, कि इससे पहले आदि काल में, ठीक है ना, भक्ति काल में और रीति काल में, इन सब में उद्दीपनकारी वर्णन मिलता था। उद्दीपनकारी वर्णन क्या होता है कि हमारे रंगमय प्रकृति को रंग कर देखना ही उद्दीपनकारी वर्णन कहलाता है, जबकि हम कैसे भी हों प्रकृति को उसी रंग में देखना आलम्बनकारी वर्णन कहलाता है। तो प्रकृति चित्रण ये याद रखो फिलहाल।
इसके अलावा तो और यहाँ पे कुछ विशेष मिलता हो तो मैं बता दूंगा आपको। प्रेम पुष्पांजलि वगैरह, बस वह सारे एक साथ ही पढ़ेंगे अपन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो पेज नंबर इस पर, कि रीतिकाल के उद्दीपनात्मक प्रकृति चित्रण को ही आदर्श न मानकर उन्होंने सरसत काव्य में उपलब्ध होने वाले सूक्ष्म नैसर्गिक सौंदर्य से प्रेरणा ली है। विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुषमना का सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण करके काव्य की अनन्य विशेषता बनाई है। अब अर्थात इन्होंने सजीव यानी कि जिस प्रकार का जो प्रकृति है ना, उसी को उसी रंग में रूप रंग के देख कर ही प्रकृति का वर्णन किया है। ये हो गए अपने सामाजिकता देख ली, राष्ट्रीयता देख ली, श्रृंगारिकता देख ली, प्रकृति वर्णन देख लिया अपन ने, ठीक है ना। अब आता है हास्य व्यंग्य। और हास्य व्यंग्य का तो ऐसा है कि देखो, भारतेंदु युग में तो हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के प्रचुर परिणाम मिलते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन वगैरह है ना। अरे वो रशिका में आया क्या रिजल्ट वगैरह देखिए आपने, लिस्ट वगैरह आई क्या उसकी, बताना एक बार। पश्चिमी सभ्यता हिंदी की आ गई? अरे यार, देखा तो नाम था क्या मेरा उसमें, पश्चिमी सभ्यता में। चलो अभी देख के बताता हूँ मैं, है ना। चलो ठीक है, क्लास यहीं तक काफ़ी अभी तक है ना, बोर हो जाओगे बाकी सब बच्चे। हास्य व्यंग्य से कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। अभी मैं क्लास को एकदम पॉज कर देता हूँ, ठीक है ना। बाकी जो भी अपने क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है ना। कितनी गई कट ऑफ? चलिए ठीक है। वीडियो वीडियो कॉल वाले जो है, जो यूट्यूब पे देखेंगे, उनसे पक्का जल्दी मुलाकात करते हैं अपन, है ना। वीडियो वगैरह अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए नगेंद्र वाली पुस्तक से कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए बाय बाय।